वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की एक और एप्लीकेशन पे बात करेंगे जिसका नाम है एरोस्पेस। देखिए क्या है कि एयरक्राफ्ट जब बने थे, नए नए जब तैयार हुए थे, तब उनका काम जो था वो सिर्फ एक या दो पैसेंजर्स को लेके जाना था। टाइम बीतता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई, एयरक्राफ्ट बड़े बड़े बनते गए, एयरक्राफ्ट एयर बसेस बनना चालू हो गई। एयर बसेस में 360 350 लोग बैठने लगे और अभी तक चली रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की एयर बसेस आ गई हैं। बड़े बड़े कंपनीज एविएशन इंडस्ट्री में उतरी हैं और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस एरोस्पेस के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया। अच्छा, इन्होंने सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करी, तो एयरक्राफ्ट भी सक्सेसफुल ऐसे बने कि अलग अलग टाइप के बने। कुछ जो थे वो सिर्फ सामान को लेके जाते थे, कुछ जो थे वो पैसेंजर थे, कुछ जो थे वो फाइटर जेट्स थे। तो ऐसे न जाने कितने तरह के प्लेन्स मैं खुद जानता हूँ कि कम से कम 8 या 9 तरह के प्लेन्स तो मैं जानता हूँ, जो कि नंबर ऑफ पैसेंजर के हिसाब से या उसके काम के हिसाब से वेरी करता होगा। जैसे मान लीजिए हम अगर एक छोटे से एयरक्राफ्ट की बात करें जो छोटा सा होता है, उसमें दो लोग बैठते हैं, एक आगे एक पीछे। वो उनकी हाइट इतनी हाइट पे नहीं उड़ते, वो छोटी हाइट पे उड़ते हैं। वो लेट्स टेक एन एग्जांपल के बड़े वाले जो एयर बसेस हैं वो 30-35 हज़ार अगर फीट पे उड़ रहे हैं, तो ये उड़ेंगे मुश्किल से 15 हज़ार पे उड़ते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि एरोस्पेस के अंदर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि देखिए हमें तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हर जगह इंप्लीमेंट करा हमने। तो हमने जब एएनएन की शुरुआत करी थी तब तो मैकल स्पिट्स मॉडल से करी थी, जो हमने परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग में पढ़ा। फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ा। एक्चुअल में क्या था कि वो मॉडलिंग अलग तैयार हो रही थी, और इधर दुनिया जो थी वो इसकी तरफ देख के और इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर रही थी अपने अपने हिसाब से। और एरोस्पेस वाले भी पीछे क्यों रहते? एरोस्पेस वालों ने इसको इस्तेमाल किया और इससे कई सारे इसके पोटेंशियल जो चीज़ें थी जो अनलॉक करने की कोशिश करी, और जो पब्लिक में आज भी यूज़ हो रहा है। मसलन के तौर पे एरोस्पेस इंडस्ट्री फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने लगी, जो पार्ट्स डिजाइनिंग का काम था वो करने लगी इससे। वो इसके इंस्पेक्शन प्रोसेस जो था वो जो कि मैनुअली किया जाता था वो भी ऑटोमेटेड कर दिया। मेंटेनेंस, रिप्लाई, उसका रिपेयर कराना या ओवरहाउलिंग कराना, वो जो ओवरहॉलिंग या रिपेयरमेंट है या उसका मेंटेनेंस है, वो सारे के सारे पार्ट ने ऑटोमेटिक कर दिए। मतलब आज की डेट में आप ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर आप सिर्फ उसका एक टैबलेट लगाइए, वो टैबलेट पे पूरा उसकी ट्यूनिंग आ जाएगी कि कौन से पार्ट में काम करना है, कौन से में नहीं करना है। आपको लगता है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो तो अभी तो फिलहाल ठीक है, चलिए जो छोटी मोटी एजेंसी हैं इसको प्लेन को सुधारने वाली वो तो सुधार देती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी एजेंसीज हैं जिसके अंदर ये चीज़ भी ऑटोमेशन पे चली गई है कि अगर कोई आपने टैबलेट के अंदर देखा उसकी ट्यूनिंग होनी है तो ऑटोमेटिक वहीं से हो जाएगी। वो सिस्टम खुद ही समझ जाएगा कि इसको आइडल पोजीशन पे कैसे लाना है। मैं मानता हूँ कि कोई भी मशीन होती है वो आइडल पोजीशन पे हमेशा नहीं आ पाती। अगर कोई मोटरसाइकिल की बात करें, आपने खरीदी तो बिल्कुल बहुत अच्छी लगेगी आपको, 10 दिन बाद चलाओगे तो 10 दिन बाद हल्का सा उसमें के अंदर वियर एंड टियर होना चालू हो जाएगा। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो वियर एंड टियर बढ़ता जाता है, और आगे जाके आप वो बाइक बेच देते हो। सेम गोज विद एयरक्राफ्ट। जो पुराने एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर मेंटेनेंस करोगे आप, पुर्जे चेंज करोगे या उसकी ट्यूनिंग करोगे, तो वो इतना 100% आपको नहीं मिलेगा जिस जो उसका डे वन था वैसा तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वो ये आपको फीलिंग एयर इंडिया के जहाज़ों में बैठ के आ भी जाएगी। वो है बड़ा अच्छे जहाज, लेकिन वही है कि वियर एंड टियर के साथ साथ वो अपना साख खोते गए। तभी शायद लोग जो प्राइवेट जेट्स हैं, जो प्राइवेट जो एजेंसीज हैं, उनके अंदर जो प्लेन्स हैं उनके अंदर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर, ये तो हमारे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो जितनी भी जगह पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जानकारियां हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ा के उसको ये भी दिखा रहे हैं कि भाई एएनएन से हम ये कर सकते हैं, एएनएन से ये कर सकते हैं। ऐसा करते करते उसे या तो सेमी ऑटोनोमस या फिर फुली ऑटोनोमस बना दें। इवन कुछ ऐसे फाइटर जेट्स भी हैं अमेरिका के पास, स्टेल्थ प्लेन कहते हैं जिन्हें हम, जिनके अंदर वही नहीं है, उसका जो पायलट है वही मौजूद नहीं है। वो प्लेन हवा में उड़ेगा, हवा में उड़ेगा और वो खुद ही डिसीजन लेगा कि उसको कौन से रूट से जाना है, कहाँ प्लेन उसको मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं, कहाँ पे लॉक करने के। खैर वो बात अलग है कि हम इतना फुली ऑटोमेटेड नहीं करेंगे जो प्लेन लेके घूमता ही रहेगा। तो हमारे पास होता सिस्टम यहाँ पे है, उसके कंट्रोलर्स तो होते हैं, लेकिन वो प्लेन जो है वो डिसीजन मेकिंग अपने आप को बचाने में सक्षम होता है और किसी भी दुश्मन को गिराने में भी सक्षम होता है। खैर, हम क्योंकि हम पायलट्स पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, क्योंकि रियल टाइम में ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा तेज काम करता है, इसलिए अभी उन प्लेन्स को हम प्रैक्टिकली नहीं लेके आए, या यूएस वाले नहीं लेके आए कि नहीं उनने सारे पायलटों को बुलाया और सबकी छुट्टी कर दी और सारे स्टेल्थ प्लेन खरीद के और डाल दिए मार्केट में। अब उनसे किसी की लड़ाई होगी, उन्हें एक बटन दबाया, स्टेल्थ प्लेन जाएंगे, लड़के आ जाएंगे वापस।
हम गारंटी तो ले रहे हैं कि हाँ जाएंगे लड़के आ जाएंगे, लेकिन हम इतनी फुली तरीके से उस पर भरोसा नहीं कर रहे कि ये मान लीजिए उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया तो वो प्लेन हमारे पास ही आ जाएंगे वापस, और ऐसा ना हो कि वो हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा दे। तो कैपेबिलिटीज तो है, लेकिन हमें अगर, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों को मिला के काम करोगे तो सही है। इसलिए अगर कोई ऐसी मशीन आपने तैयार कर भी रखी है तो भी अगर एक ह्यूमन ब्रेन साथ चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या फिर एक ह्यूमन ब्रेन यहाँ से उसको ऑपरेट कर भी लेगा तो शायद डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, वो हमेशा ह्यूमन ब्रेन के एक मशीन से तो ज्यादा होंगे ही होंगे। चाहे आप कितना ही एएनएन यूज कर लो, कितनी अच्छी से अच्छी एल्गोरिथम यूज कर लो, उसकी कितनी ट्रेनिंग करा दो, लेकिन ह्यूमन ब्रेन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ और सब्जेक्ट के एंड में भी कहूंगा कि ह्यूमन ब्रेन ही होता है, और बाकी सारी चीजें ह्यूमन ब्रेन से ही निकली हैं। खैर, अब हम जब आसमान में होंगे और आसमान के अंदर जब एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये कि हम अपने एयरक्राफ्ट को ऑटोनोमस बनाने की फिराक में हैं। बहुत सारे ड्रोन्स बने, ड्रोन्स भी एक एरोस्पेस का एक हिस्सा है। ड्रोन्स बने, छोटे छोटे प्लेन्स बने जो कि काम क्या करते हैं, कुछ सामान लेके जा रहे हैं, कोई सर्वेलेंस के लिए काम में आ रहे हैं, कोई ये बताता है कि भाई भाई आपने चौकीदार नहीं रखा है अपने, अगर मान लीजिए अपनी सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी में जो चौकीदार है वो बेचारा एक राउंड लगाएगा, 2 राउंड लगाएगा, उसके बाद वो भी एक तरफ साइड में सो जाएगा। तो वही मौका होगा जिस टाइम पे चोर जो है वो ट्रेस पासिंग करेंगे, चोरी करेंगे और धीरे से निकल जाएंगे, ये चौकीदार को मार के फिर निकल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने एक ड्रोन चालू कर दिया और वो ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस करता जा रहा है, ऊपर है, उड़ता है, ऊपर है, और वो पूरी कॉलोनी को देखते जा रहा है, जैसे ही उसको लगा कि यहाँ सस्पिशियस कुछ हो रहा है तो वो ड्रोन आया पास में, जो भी वो मेंबर हो, वेदर वो लेजिटिमेट हो या नहीं हो, उन सबकी फोटो क्लिक कर लेगा। अब लेजिटिमेट होंगे तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको उनके सारे के जो भी इस कॉलोनी में लोग रहते होंगे उन सबके फोटोज और आधार कार्ड मैच कर लिए होंगे उसने, और वो ड्रोन आया और वो बंदे जो भी 2-3 खड़े हुए थे उन्होंने उनकी फोटो क्लिक करा, अगर उसका डेटाबेस में मैच नहीं करा, अगर उसके डेटाबेस में इन 3 लोगों का डेटा मैच नहीं करा, या फिर वहां पे तीनों में से कोई भी खड़ा हुआ तो उसमें से एक का भी मैच नहीं करा, विच मीन्स कि ये तीनों इस कॉलोनी के पार्ट नहीं है, या तो ये चोरी के लिहाज से आए या फिर किसी और नुकसान को करने के लिए आए। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे मेरे कोई 2 दोस्त आए और मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, सड़क पे बात कर रहा हूँ, उन्हें सी ऑफ करने के लिए बाहर खड़ा हूँ, वो अपनी कार में बैठ रहे हैं, इतने में ड्रोन आएगा और शायद उन दोनों को देख के बोल देगा कि नहीं, बजर बजा देगा, नहीं नहीं, वो मेरे को भी देखेगा और देख लेगा और अपने आप ही समझ में आ जाएगा उसको कि यहाँ पे एक लेजिटिमेट बंदा मौजूद है। इनकेस उसके बाद भी अगर चोरी होती है तो वो जो डेटा मिलेगा उस ड्रोन से वो ये होगा कि साहब ये खड़े हुए थे यहाँ पे, उनके साथ ये 2 बंदे बात कर रहे थे, तो आप इनको पहले पकड़ो, इनको पहले पकड़ो, ये बताएंगे कि वो 2 बंदों ने चोरी की है या नहीं की है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस टाइप का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ड्रोन्स बड़े अच्छे से कर लेते हैं, और काफी जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि अर्थक्वेक जो यहाँ पे ज्यादा आते हैं वहां पे भी ड्रोन्स बहुत कारगर साबित होते हैं। इवन समंदर के अंदर भी जो डेटा लाने के, ड्रोन्स का काम ही यही होता है, डेटा लेके आओ, ड्रोन का काम ही यही होता है हमेशा। हर केस में मैंने देखा है कि ड्रोन, अब शादी ब्याह के अंदर कैमरा उस पर लगा दिया और कैमरे से आप यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, वो ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी तो डेटा ही लेके आ रहा है ना, कैमरे से डेटा लेके आ रहा है, तभी तो आप उसका वीडियो शूट कर रहे हो और उसको दिखा रहे हो। तो कहने का मतलब ये ड्रोन्स एक ऐसी वस्तु बनाई गई है जो कि बहुत काम की है और उससे सिर्फ डेटा लिया जा सकता है। अब वो डेटा अलग अलग तरह का, अलग अलग टाइप से होता है, तो ड्रोन की हम प्रोग्रामिंग भी वैसे ही करते हैं। फिर खैर, कुल मिला के ड्रोन जो काम करता है वो करता है विजन पे। काय पे काम करता है? विजन से। ड्रोन की आंखों ने जो देखा वो उसी पे बिलीव करता है। तो एक टॉपिक आता है इसमें विजन सिस्टम, कंप्यूटर विजन सिस्टम आता है, हम लेकिन अभी विजन पे बात कर रहे हैं। विजन मतलब एक कैमरा है जो कि हवा में उड़ा, उसने देखा और देख दुखा के वो वापस आ गया, मतलब उसमें जितना भी डेटा रिकॉर्ड हुआ होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एआई के सेंसर जो हैं और जो फीडबैक सिस्टम है जो कि लगे रहते हैं प्लेन्स के अंदर, वो करते क्या है? आप देखिएगा कभी पायलट का जो कॉकपिट होता है उसके अंदर पायलट और को पायलट बैठे होते हैं और उनके पास बहुत सारे बटन्स लगे रहते हैं, बहुत सारे, ढेर सारी चीजें लगी रहती हैं। वो ढेर सारी चीजें जो होती है वो सारी चीजें, वो सारे बटन्स तो ऑन नहीं करते होंगे ना, जब बैठते होंगे तो पूरे बटन्स तो ऑन करके बैठते नहीं होंगे, और उनके पास एक बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे रहते हैं। और फ्लाइट अभी सिर्फ एयरपोर्ट पे, किसी एक एयरपोर्ट पे खड़ी है, लेकिन वो फ्लाइट डिले हो गई। वो डिले हो गई क्योंकि उनके पास डेटा ये आ गया कि यार हम जिस जगह पे उड़ने जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा वेदर जो है वो खराब है, और वेदर खराब जब होता है तो प्लेन बुरी बुरी तरह से शेक होता है, हिलता है, और नुकसान भी हो सकता है। ये सब जरूरी ये नहीं है आप 2 मिनट लेट हो जाओगे तो दुर्घटना से देर भली। इसलिए वो जब अगर मान लीजिए उसने टेक ऑफ कर लिया और मान लो वो फ्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क की है इंडिया से, अब फ्लाइट में 20-22 घंटे आपको बैठना है,
तो आपको नहीं लगता कि क्या कभी मौसम भी खराब हो सकता है? और जब मौसम खराब होगा तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप कुछ थोड़ी कर पाओगे, उसके बाद तो आपका प्लेन क्रैश ही होगा पैसिफिक ओशन में। तो आपको तो ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि प्लेन क्रैश होने से पहले वेदर की कंडीशन को या विंड की पोजीशन को या एयर ट्रैफिक को या सक्सेसफुल फ्लाइट को, एक जो फ्लाइट है जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसका पूरा का पूरा रोड मैप, पूरा का पूरा रूट, पूरा का पूरा पाथ, इवन आपका फ्यूल कंजम्पशन अभी तक कितना हुआ। अब ऐसा है कि आप न्यू जर्सी जा रहे हो और इंडिया से जा रहे हो, तो आप प्लेन्स में हो सकता है बीच में कहीं स्टॉपेज भी हो, दुबई मुंबई में कहीं एक बार रुके भी वो फ्लाइट, और वो फ्लाइट रुकेगी तो उसका सबसे पहले क्या काम होगा? सबसे पहले उसके अंदर पेट्रोल भरा जाएगा, जो उसका फ्यूल होगा वो भरा जाएगा। व्हाइट कलर का होता है अजीब सा, मतलब वो फ्यूल जो होता है बड़ा हाई ऑक्टेन वाला होता है, ऑक्टेन नंबर उसका काफी अच्छा होता है, और हम वो कारों में नहीं डाल सकते, वो प्लेन का ही होता है। तो वो प्लेन जो है वो चला यहाँ से और किसी एक सिटी में रुका, चाहे वो अफ्रीका की सिटी हो या सऊदी अरेबिया की सिटी हो या मिडिल ईस्ट की कोई सिटी हो, वहाँ जाके रुकेगा। क्योंकि मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है। आप जब यूएस की फ्लाइट पकड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बीच में एक जगह रुकता ही, और बहुत ही बड़े बड़े जो एयर बसेस जंबो जेट्स होते हैं वो नहीं रुकते, वो नॉन स्टॉप भी चले जाते हैं। तो मान लीजिए वहां पे जाके आपको हॉल्ट करना है, तो हॉल्ट करने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास सर्टन कुछ वो नहीं होगा। इवन हमारी छोटी सी बाइक के अंदर एक फ्यूल पैरामीटर आता है, तो क्या हमारे पास ऐसा सेंसर नेटवर्क नहीं होगा जो बता सके कि फ्यूल कितना है और ये प्लेन कितना उड़ सकता है और इसको कितनी ऊंचाई पे उड़ा होगा तो ये कितना और चलेगा? वो तो ये तक बता देता है। हमारा तो क्या, बाइक में कार में क्या होता है, एम्प्टी और फुल, उस पे से जैसे जैसे वो आता है, या गाड़ी में रिजर्व भी होता है, बाइक के अंदर रिजर्व लगा तो हमने ठीक है पेट्रोल डलवा लिया, लेकिन वो एम्प्टी और फुल पे ही काम करते हैं हम। कभी गाड़ी ने एवरेज निकाला तो चल गई, नहीं निकाला तो नहीं चली, या किसी ने बीच में से पेट्रोल पार कर लिया तो और वो फ्यूल से एम्प्टी पे आ गया। लेकिन प्लेन्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लेन्स के अंदर अगर फ्यूल की डिटेल्स है ना, तो इतने इन डेप्थ एनालिसिस करके देता है आपको कि वो हर चीज बता देगा, हर चीज बता। देखो क्योंकि आप प्लेन के अंदर हो, उसका अंदर एयर कंडीशंस भी हैं, उसके अंदर उसके लाइटिंग्स भी हैं, वो सारी की सारी इसी फ्यूल को कंज्यूम करेंगी भाई। उसके अंदर जितने भी यूनिट्स लगे होंगे पावर सप्लाई के, तो पावर सप्लाई चार्ज हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कुल मिला के वो फ्यूल जो है वो कंज्यूम हो ही रहा होगा किसी भी टाइप की एनर्जी के फॉर्म में। तो एआई का जो हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं, वो ऐसे वाले प्लेन्स के अंदर इस तरह से करते हैं। और ड्रोन्स में क्या होता है, विजन सिस्टम की तरह यूज करते हैं। अब एआई ने क्या करा कि जैसे आया, और एआई या एएनएन जो आप बोल रहे हो, वो जैसे आया तो उसमें कई सारी चीजों को और भी अच्छा करा। जैसे कि एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग। एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग क्या होता है कि जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन इन्वेंट किया था, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट का डिजाइन दिया, उस एयरक्राफ्ट को डिजाइन को आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हमने बहुत तरह के प्लेन देखे, और शायद मेरे ख्याल से हमने जितने भी टाइम राइट ब्रदर्स से लेकर के अभी तक निकाले हैं, उसमें सब में हमने कुछ इस तरह से प्लेन बनाए जिसके अंदर पैसेंजर ज़्यादा बैठे हैं या हैवी हों, कम क्रैश हों, ठीक है, उनकी यूटिलिटी बढ़े और लोगों को उस पर भरोसा हो। भाई मैं ट्रेन में जब बैठता हूँ तो फटाक से बैठ जाता हूँ जाके, ये अपन ने टिकट लिया और ट्रेन में फट से बैठ गए, क्योंकि ट्रेन पे भरोसा है हमें, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करा है ना, बचपन से अभी तक ट्रेन में करा सफ़र। लेकिन फ्लाइट में बैठते टाइम हर इंसान को मैंने देखा है फ्लाइट में बैठते टाइम कि वो थोड़ा सा, मतलब छोटे मोटे डोमेस्टिक फ्लाइट में तो बैठ जाएगा, लेकिन जहाँ पे भी इंटरनेशनल फ्लाइट की बारी आएगी तो शुरुआत के दौर में जो उसकी ज़िंदगी की पहली फ्लाइट होगी और पहली से लेके 5वीं फ्लाइट तक, वो डरेगा तो थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार ये प्लेन ऊपर जाएगा और उसका ये हमारी ज़िंदगी लेके ना चला जाए, ये पता नहीं क्या। तो हमारे जो इंजीनियर्स थे जो लाइव काम करते थे मैनुअली, वो उन्होंने क्या करा, डिज़ाइंस बनाना चालू करी। अब ये डिज़ाइन जब बनाना चालू करें तो अब क्या करता है भाई, डिज़ाइन क्या बनाते हैं कि एरोडायनामिक होना चाहिए। हवा को जितना ज़्यादा काटेगा उतना ज़्यादा वो चलेगा, जितना ज़्यादा चलेगा उसका मेंटेनेंस उतना ही कम होगा, उतना ही उसका एवरेज अच्छा होगा, उतना ही आपका जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। अब मान लो मैंने एक प्लेन बनाया, वो प्लेन का डिज़ाइन अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद मैंने ये चेक ही नहीं करा कि ठीक है वेदर कंडीशन ख़राब होंगी तो क्या होगा। अब वेदर कंडीशन ख़राब रही और मान लीजिए वो प्लेन क्रैश हो जाता है, तो मुझे डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं डिज़ाइन चेंज नहीं करूंगा तो उसके लिए अब मैं क्या, किससे ज्ञान लेके आऊँ? मैं किसी और से ले नहीं सकता, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट बंदा मैं ही था जिसने प्लेन डिज़ाइन करा। तो एएनएन ऐसे टाइम में आपकी मदद करता है कि राइट इंटेलिजेंट पाथ फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन, और दूसरी तरह की जो असुविधाएं होती हैं, और जो असुविधा क्या, वो तो जानी चली जाएगी, उस तरह के एक्सीडेंट्स को रोकथाम में। और आप देखेंगे कि फ्लाइट्स के अंदर हर एक फ्लाइट में एक ब्लैक बॉक्स होता है। जब भी कोई अगर प्लेन गलती से क्रैश हो भी जाता है तो उस ब्लैक बॉक्स का कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं ज़रूर समंदर में मिलता है, और उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जिसको ये लोग 100% ढूंढते हैं, और उसको उनको पता लग जाता है कि लास्ट मोमेंट पे जब ये प्लेन क्रैश हो रहा था तो क्या कंडीशन रही होगी, और
क्या पायलट्स ने अपने मुंह से बोला, जो कि उसके अंदर सब रिकॉर्डिंग रहती है। और पायलट सब जब अगर किसी का क्रैश होता भी है प्लेन तो बोलते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है, इसके अंदर ऐसा होगा, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं, वी आर गोइंग डाउन, वी आर गोइंग डाउन, एंड आवाज खत्म हो जाती है। वो जो ब्लैक बॉक्स का डेटा होता है ना, उसको ये लोग लाके रखते हैं और उसके बाद उसको अपने इंजन के अंदर डालते हैं, और एआई इंजन क्या करता है, उससे इन्फ्रेंसिंग करता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी इसलिए ऐसा हुआ। उस प्रॉब्लम को फिर रेक्टिफाई किया जाता है और इसलिए कुछ सर्टेन डिजाइन में चेंज किए जाते हैं। ये भी आपको एआई बताएगा, एआई नहीं बताएगा कि डिजाइन में क्या क्या चेंज किए जाते हैं, जिससे कि हम दोबारा ऐसी नौबत ना आन पड़े कि जान का माल का नुकसान हो जाए। अब एआई ने मदद करी, इससे हुआ क्या, स्टेबिलिटी आई एरोस्पेस के अंदर, रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी, और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या कोई वेदर कंडीशन ऐसी है खराब, उससे भी लड़ने के लिए हम लोग का प्लेन्स तैयार हो गए। और एक्सीडेंट, सबसे बड़ी बात तो एक्सीडेंट जो होते हैं वो अवॉइड कर हो गए। हमने मिलिट्री जेट्स को देखा, फाइटर प्लेन्स को देखा, हमने अलग अलग तरह के F-16, तो राफेल, तो न जाने कौन कौन से प्लेन्स के नाम आप भी जानते होंगे। वो सारे के सारे इतने महंगे होते क्यों हैं? वो सिर्फ हवा में उड़ने का काम नहीं है या दुश्मन को मारने का काम नहीं है, वो अपनी हिफाजत भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। उनके अंदर सेंसर्स इतने अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि उनके लिए कोई मिसाइल आई वो पता कर लेते हैं। अगर ग्राउंड से खड़े खड़े किसी ने उनकी तरफ निशाना करा और उनके लिए मिसाइल लॉन्च करी तो भी उसको एनालाइज कर लेते हैं। और एनालाइज करने के साथ साथ ऐसा नहीं कि एनालाइज करके बैठ गए, उसके अक्रॉस एक्शन भी लेते हैं। तभी शायद वो जो बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स हैं वो एक जंग को पूरा मैदान पलटा देते हैं, पूरा मैदान पलट जाता है एकदम से, उसका हारते हारते आप जीत जाते हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो इतनी आगे बढ़ गई है कि हम हर जगह पे एआई का यूज़ कर रहे हैं, एएनएन का यूज़ कर रहे हैं, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग को हम और आगे लेके जा रहे हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट, और आगे जाता जाएगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जाएगी आगे जितना, उतना हमें फ़ायदा मिलता जाएगा इसका। तो ये था एक एप्लीकेशन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग।